नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। मैं निकिता आपके साथ। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। केरल लोकल बॉडी इलेक्शन 2025 की मतगणना शनिवार सुबह 8 बजे शुरू हुई थी, जो कि अभी तक जारी है, जिसमें शुरुआती रुझानों में कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी यूडीएफ राज्य के शहरों और कस्बों की अधिकांश लोकल बॉडीज में बढ़त बनाए हुए है। वहीं भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए ने पहली बार तिरुवनंतपुरम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जीतकर राज्य की राजनीति में बड़ा इतिहास रच दिया है। केरल की कुल 1200 लोकल बॉडीज में से 1199 के लिए 9 और 11 दिसंबर को 2 चरणों में वोटिंग हुई थी। कन्नूर जिले की मट्टनूर म्यूनिसिपैलिटी में इस बार चुनाव नहीं हुए, क्योंकि वहां अगला चुनाव सितंबर 2027 में निर्धारित है। ये चुनाव नगर निगम, नगर पालिका, ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत और जिला पंचायत प्रतिनिधियों के चयन के लिए हुए हैं और राजनीतिक रूप से अहम माने जा रहे हैं, क्योंकि ये नतीजे 2026 के विधानसभा चुनावों से पहले वोटरों के रुझान का संकेत देने वाले माने जा रहे हैं। फुटबॉल स्टार लियोनेल मेसी ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम टूर के तहत शनिवार को कोलकाता पहुंचे और सॉल्ट लेक स्टेडियम में आयोजित एक प्रोग्राम में शामिल हुए। हालांकि मेसी के प्रोग्राम स्थल से चले जाने के बाद स्टेडियम के बाहर बड़ी संख्या में मौजूद फैंस का गुस्सा फूट पड़ा। दर्शकों का आरोप है कि वे मेसी की एक झलक पाने के लिए पहुंचे थे, लेकिन कथित तौर पर खराब व्यवस्था के चलते उन्हें खिलाड़ी को देखने का मौका नहीं मिला। इसके बाद स्टेडियम में कुर्सियां और बोतलें फेंकने तथा तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आई। कई फैंस ने टिकट के पैसे वापस करने की मांग की। एक फैन ने दावा किया कि प्रोग्राम की सबसे सस्ती टिकट 5,000 रुपए की थी, बावजूद इसके वे मेसी को नहीं देख सके। कुछ दर्शकों ने पुलिस कार्रवाई और वीआईपी एंट्री को लेकर भी नाराजगी जताई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को कोलकाता के सॉल्ट लेक स्थित युवा भारती क्रीडांगन स्टेडियम में फुटबॉल स्टार लियोनेल मेसी के दौरे के दौरान हुई अव्यवस्था पर गहरी नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि मिसमैनेजमेंट से वह बेहद परेशान और हैरान हैं। यह बयान उस घटना के बाद आया जब मेसी को ठीक से ना देख पाने से नाराज फैंस ने बोतलें और कुर्सियां फेंककर तोड़फोड़ की। ममता बनर्जी ने एक्स पर एक पोस्ट कर लियोनेल मेसी खेल प्रेमियों और फैंस से माफी मांगते हुए कहा कि वह खुद भी उसी प्रोग्राम में शामिल होने स्टेडियम जा रही थी। उन्होंने बताया कि मेसी अपने ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम यानी GOAT इंडिया टूर के पहले चरण में शनिवार सुबह कोलकाता पहुंचे थे और करीब 22 मिनट के लिए स्टेडियम में मौजूद रहे, जिससे कई दर्शक निराश रह गए। मुख्यमंत्री ने मामले की विस्तृत जांच, जिम्मेदारी तय करने और भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकने के लिए रिटायर्ड जस्टिस आशिम कुमार रे की अध्यक्षता में एक जांच समिति बनाने का ऐलान किया। समिति में गृह एवं पहाड़ी मामलों के विभाग के मुख्य सचिव और अतिरिक्त मुख्य सचिव भी शामिल होंगे। ममता ने लिखा कि वे एक बार फिर सभी स्पोर्ट्स लवर से दिल से माफी मांगती हैं। कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में अर्जेंटीना के फुटबॉल स्टार लियोनेल मेसी के इवेंट के दौरान फैली अव्यवस्था के मामले में कोलकाता पुलिस ने शनिवार को कार्यक्रम के मुख्य आयोजक को गिरफ्तार कर लिया। यह कार्रवाई उस घटना के बाद हुई जब मेसी की बेहद संक्षिप्त मौजूदगी और उन्हें ठीक से ना देख पाने से नाराज फैंस हिंसक हो गए थे। पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार ने बताया कि प्रोग्राम की योजना के तहत मेसी का आना, हाथ हिलाना और कुछ लोगों से मिलना और फिर रवाना होना तय था, न कि खेलना। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने एक जांच समिति गठित कर दी है जो यह पता लगाएगी कि आयोजकों की ओर से कोई मिसमैनेजमेंट हुआ या नहीं। डीजीपी के मुताबिक आयोजकों ने लिखित में भरोसा दिया है कि टिकट का रिफंड किया जाएगा और स्थिति अब नियंत्रण में है। बाद में अतिरिक्त डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर जावेद शमीम ने पुष्टि की कि इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और मुख्य आयोजक को गिरफ्तार किया गया है। स्थानीय मीडिया के अनुसार गिरफ्तार व्यक्ति का नाम शतद्रु दत्ता बताया जा रहा है। केंद्र सरकार में राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने शनिवार को यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। इस मौके पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। अगले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के लिए शनिवार को नामांकन भरा जा रहा है। इस दौरान बीजेपी कार्यालय पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी से पत्रकारों ने उनका नाम सबसे ऊपर होने को लेकर उनकी प्रतिक्रिया मांगी। इस पर उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण दिन है। उत्तर प्रदेश बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष चुनने के लिए राज्य के सभी विधायक आए हैं, लोकसभा के सभी सदस्य भी आए हैं, उसी के तहत मैं भी आया हूं। उन्होंने कहा कि बैठक होगी, पार्टी जो निर्णय लेगी उस पर काम होगा। पंकज चौधरी ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत 1989 में गोरखपुर नगर निगम के पार्षद चुनाव से की थी। इसके बाद पार्टी संगठन और चुनावी राजनीति में उन्होंने कई अहम जिम्मेदारियां निभाई। उनकी राजनीतिक अहमियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 2 साल पहले प्रधानमंत्री मोदी खुद उनके घर गए थे, जिसकी तस्वीरें
उस वक्त सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई थी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा का नाम बदलने की चर्चाओं के बीच कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने इस पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी चीजों से सरकार के रिसोर्सेज व्यर्थ होते हैं और पैसे भी लगते हैं। हालांकि मनरेगा का नाम बदलने को लेकर अभी तक सरकार की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि शुक्रवार को ही कैबिनेट बैठक में मनरेगा का नाम बदलने पर फैसला लिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब मनरेगा का नाम पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना किया जाएगा। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि मैं समझ नहीं सकती कि इसके पीछे मानसिकता क्यों है, क्या है, क्योंकि इसमें महात्मा गांधी जी का नाम है। उन्होंने कहा कि दूसरा ये कि जब भी नाम बदला जाता है तो सरकार के रिसोर्सेज फिर से व्यर्थ होते हैं, क्योंकि हर चीज को रीनेम करना होता है। सारे ऑफिस रीनेम होते हैं, सब कुछ रीनेम करना पड़ता है, तो एक बड़ी एक्सरसाइज होती है जिसमें पैसे भी लगते हैं। गौरतलब है कि मनरेगा योजना को साल 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तौर पर लाया गया था, जिसे साल 2009 में बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया। इसका उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को साल भर में 100 दिनों के रोजगार की गारंटी देना था। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से शनिवार सुबह हवा की रफ्तार कम होने पर दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में पहुंच गई, जिसके बाद कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट यानी CAQM ने पूरे एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी ग्रैप का स्टेज 3 लागू कर दिया। CAQM के अनुसार यह कदम पहले से लागू स्टेज 1 और 2 के उपायों के अतिरिक्त है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी CPCB के आंकड़ों के मुताबिक शनिवार सुबह 11 बजे दिल्ली का AQI 401 दर्ज किया गया, जबकि एक दिन पहले 24 घंटे का औसत AQI 349 था। स्काईमेट के वाइस प्रेसिडेंट महेश पलावत ने बताया कि कम हवा की गति के कारण प्रदूषण बढ़ा है और रविवार को भी स्थिति गंभीर रह सकती है, जबकि सोमवार से कुछ राहत मिलने की संभावना है। एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम के अनुसार रविवार को AQI गंभीर और सोमवार को बहुत खराब श्रेणी में रह सकता है। ग्रैप स्टेज 3 के तहत दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में BS3 पेट्रोल व PS4 डीजल 4 पहिया वाहनों पर प्रतिबंध, निजी निर्माण व तोड़फोड़ पर रोक, स्टोन क्रशर और खनन गतिविधियों पर पाबंदी तथा क्लास 5 तक के स्कूलों को हाइब्रिड मोड में शिफ्ट करने के निर्देश दिए गए हैं। केरल के स्थानीय राजनीतिक परिदृश्य में बड़ा बदलाव दर्ज करते हुए भाजपा के नेतृत्व वाले NDA ने 2025 के लोकल बॉडी चुनावों में अहम बढ़त हासिल की है। NDA ने पहली बार तिरुवनंतपुरम कॉरपोरेशन पर कब्जा जमाया और एर्नाकुलम जिले की तिरुपुनिथुरा म्यूनिसिपैलिटी में सत्ताधारी लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी LDF से नियंत्रण छीन लिया। तिरुवनंतपुरम कॉरपोरेशन में भाजपा की जीत को राज्य की राजधानी में दशकों से चले आ रहे वामपंथी दबदबे के अंत के रूप में देखा जा रहा है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने इसे ऐतिहासिक बताते हुए मतदाताओं की बदलाव की इच्छा का संकेत कहा। तिरुपुनिथुरा की 53 सदस्यीय काउंसिल में NDA ने 21 सीटें जीतकर मामूली बहुमत हासिल किया, जबकि LDF को 20 और UDF को 12 सीटें मिली। इसके अलावा NDA ने पलक्कड़ म्यूनिसिपैलिटी में भी अपना कब्जा बरकरार रखा, जहां भाजपा 25 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी। केरल में 2 चरणों में हुए चुनावों में कुल मतदान प्रतिशत 73.69 रहा था। इन नतीजों को 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा की शहरी रणनीति के लिए अहम माना जा रहा है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और उनके उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार 14 दिसंबर को दिल्ली में कांग्रेस की मुखिया सोनिया गांधी से मिलेंगे। सूत्रों ने शनिवार को यह जानकारी दी। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक यह राज्य की कांग्रेस सरकार में टॉप पद को लेकर चल रही खींचतान के बीच हो रहा है। कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की चेयरपर्सन सोनिया गांधी के साथ उनकी मुलाकात पार्टी की मेगा रैली के बाद होगी। यह रैली नई दिल्ली के रामलीला मैदान में हो रही है। इसका मकसद सत्ताधारी बीजेपी और चुनाव आयोग के बीच कथित मिलीभगत को लेकर पार्टी के वोट चोर गद्दी छोड़ कैंपेन को आगे बढ़ाना है। वहीं कर्नाटक क्राइसिस को लेकर पार्टी प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ने करीब 3 हफ्ते पहले कहा था कि इस कंफ्यूजन को सोनिया गांधी और राहुल गांधी और वह खुद ठीक करेंगे। उत्तर प्रदेश के बहराइच में शनिवार तड़के एक बच्ची को जंगली जानवर उठाकर ले गया। ग्रामीण और वन विभाग की टीम बच्ची की तलाश में जुटी है। यह घटना कैसरगंज इलाके की है, जहां शनिवार तड़के घर के बरामदे में मां के साथ सो रही 1 साल की बच्ची पर जंगली जानवर ने हमला कर दिया। जब तक घर वाले कुछ समझ पाते, जानवर उसे लेकर गन्ने के खेतों की ओर भाग गया। घटना की सूचना मिलने पर थाना प्रभारी ब्रजेंद्र मिश्रा और रेंजर ओंकार यादव वन कर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे। रेंजर ओंकार यादव ने बताया कि एक मासूम पर जंगली जानवर के हमला करने की सूचना मिली थी। हम सभी लोग मौके पर पहुंचे हैं। बच्ची की तलाश की जा रही है। बहराइच में लोग भेड़ियों के आतंक से खौफ में हैं।
ये इलाका भारत नेपाल सीमा से सटे तराई अंचल का है, जहां भेड़ियों के हमलों की कई घटनाएं हुई हैं। अमेरिका में 3 प्रभावशाली सांसदों ने भारत पर लगाए गए टैरिफ खत्म करने के लिए कांग्रेस में एक प्रस्ताव पेश किया है। इन सांसदों का कहना है कि राष्ट्रपति ट्रंप की भारत के खिलाफ टैरिफ नीति गैर जिम्मेदाराना है और इससे अमेरिका भारत की अहम साझेदारी कमजोर होती है। नॉर्थ कैरोलिना से डेपोरा रॉस, टेक्सास से मार्क वीसी और इलिनॉय से राजा कृष्ण मूर्ति ने शुक्रवार को अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में यह प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव का मकसद ट्रंप द्वारा घोषित उस राष्ट्रीय आपातकाल को खत्म करना है जिसके आधार पर भारत से आयात होने वाले सामान पर 50% तक टैरिफ लगाया गया था। ट्रंप ने भारत पर दुनिया का सबसे ऊंचा 50% टैरिफ लगाया था, जिसमें रूस से तेल खरीदने को लेकर 25% अतिरिक्त शुल्क भी शामिल था। सांसद राजा कृष्ण मूर्ति ने कहा कि ये टैरिफ अमेरिका के हितों को आगे नहीं बढ़ाते बल्कि सप्लाई चेन को नुकसान पहुंचाते हैं, अमेरिकी कामगारों को चोट पहुंचाते हैं और आम उपभोक्ताओं के लिए महंगाई बढ़ाते हैं। उन्होंने कहा कि टैरिफ हटने से भारत और अमेरिका अपने साझा आर्थिक और सुरक्षा हितों पर मिलकर काम कर सकेंगे। यह प्रस्ताव ऐसे समय आया है जब अमेरिकी सीनेट पहले ही ब्राजील पर लगाए गए टैरिफ खत्म करने से जुड़ा एक द्विदलीय प्रस्ताव पास कर चुकी है। अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य समेत 20 राज्यों ने राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा नए H1B वीजा पर लगाए गए $1 लाख यानी लगभग 83 लाख रुपए के शुल्क के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया है। इन राज्यों ने शुक्रवार को बोस्टन के एक फेडरल कोर्ट में मुकदमा दायर किया। यह मुकदमा ट्रंप द्वारा सितंबर में घोषित उस शुल्क को रोकने के लिए है जिससे H1B वीजा की लागत अचानक कई गुना बढ़ जाती है। अभी तक H1B वीजा के लिए नियोक्ता आमतौर पर $2,000 से $5,000 तक शुल्क चुकाते थे। कैलिफोर्निया के अटॉर्नी जनरल रॉब पोंटा के कार्यालय ने कहा कि ट्रंप को ऐसा शुल्क लगाने का अधिकार नहीं है। उनके मुताबिक यह फेडरल कानून का उल्लंघन है क्योंकि कानून केवल उतना ही शुल्क लेने की अनुमति देता है जितना वीजा प्रक्रिया चलाने में खर्च होता है। बता दें कि H1B वीजा प्रोग्राम के तहत अमेरिकी कंपनियां उच्च कौशल वाले विदेशी पेशेवरों को नौकरी पर रखती हैं। खासकर टेक इंडस्ट्री इस वीजा पर बहुत ज्यादा निर्भर है और इसकी बड़ी कंपनियां कैलिफोर्निया में ही स्थित हैं। डेमोक्रेट नेता रॉब पोंटा ने कहा कि इतना भारी शुल्क शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी जरूरी सेवाओं को देने वाली संस्थाओं पर अनावश्यक आर्थिक बोझ डालेगा। इससे कर्मचारियों की कमी और बढ़ेगी और कई सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.